दोस्तों शेयर मार्केट में पिछले कुछ सेशन से लगातार गिरावट देखी जा रही है। क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगा और हमारा शेयर मार्केट और भी ज्यादा नीचे जाएगा? अगर नीचे जाएगा तो इसके डाउन साइड रिस्क कितने हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, और इस सिचुएशन में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, आज इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों आपके रीसेंट कमेंट्स और लगातार इनबॉक्स में आते हुए मेल से मैं एक बात तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो अभी लाल निशान में जा चुका होगा, और म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत बड़ी प्रॉफिट अभी तक लास्ट वीक तक देखी थी, उनके प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और मुझे पता है क्या कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स अभी एक ही बात सोचे होंगे कि काश वो 50,000 के अप्रॉक्स में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होते तो आज की डेट में वो वापस से बाई कॉल ले सकते थे। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस सोच में कोई बुराई नहीं है। हर इन्वेस्टर्स ये बातें सोचता है कि वो हाई पे बेचे और लो पे खरीदे, लेकिन एक बात मैं आपको बार बार कहता हूं कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकता है, इसलिए आपको इस मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा और आपको मार्केट के फ्लक्चुएशंस को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो प्लीज इस टाइप के फ्लक्चुएशन को नजरअंदाज करें और बस आप एक ही बात ध्यान रखें, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले सेगमेंट की ओर, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात याद दिला दूं कि इस एड फ्री चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का मनोबल जरूर बढ़ाएं। दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका, जिसे हम बोफा भी कहते हैं, उसने कुछ दिन पहले ग्लोबल फंड मैनेजर्स का एक सर्वे करवाया था, और उस सर्वे में उन्होंने ये सवाल ग्लोबल फंड मैनेजर्स से पूछा था कि यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड का अगर यील्ड बढ़ता है तो उससे इकोनॉमी पे और शेयर मार्केट में क्या असर पड़ सकता है। तो इससे रिलेटेड जो फंड मैनेजर्स ने जवाब दिया है उससे थोड़ा सा हड़कंप मच चुका है। अब आप ये सोचोगे कि आखिर ये यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड क्या है, उसकी यील्ड क्या है, और आखिर वो पर्टिकुलर बॉन्ड से हमारा मार्केट क्यों अफेक्ट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है क्या। दोस्तों जस्ट लाइक इंडियन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट करते हैं और उस बॉन्ड के अगेंस्ट में एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आउट करते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो जब भी यूएस गवर्नमेंट को कुछ उधार की जरूरत होती है तो वो मार्केट के पास जाता है, वो अपना पर्टिकुलर उधार ले लेते हैं और उसके अगेंस्ट में वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं अपने बॉन्ड होल्डर्स को। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने की ये है कि मैं हमेशा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और यील्ड में अंतर है। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए का बॉन्ड निकाला है और उसके ऊपर में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया है 5% का, यानी कि उस 1 लाख रुपए के बॉन्ड के ऊपर में यूएस गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे आउट करेगी। लेकिन जब इस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम सेकेंडरी मार्केट या तो कहें हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर में जो भी टोटल रिटर्न आता है उसको हम यील्ड कहते हैं। और अभी पिछले कुछ 6 से 8 महीनों में ये देखा गया है कि जो भी वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड है वो काफी हाई लेवल पे पहुंच चुकी है और अप्रोक्सीमेटली अभी वो 1.7% के आसपास चल रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि उनका जो बॉन्ड यील्ड है वो घट जाता है, और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड के प्राइसेस में गिरावट आती है और इसलिए उनका बॉन्ड यील्ड भी बढ़ जाता है। तो एक तरीके से आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि जब भी इंटरेस्ट बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, जब भी इंटरेस्ट घटता है तो बॉन्ड यील्ड घट जाता है। और जहां तक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से हमें ये देखने को मिल सकता है कि 6 से 8 महीने पहले यूएस 10 ईयर सिक्योरिटी बॉन्ड की यील्ड 1.1% के आसपास थी, लेकिन अभी ये 1.7% के आसपास जा चुकी है। तो इसी के रिलेटेड बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे करवाया ग्लोबल फंड मैनेजर्स के बीच में, और जब उन्होंने फंड मैनेजर से ये सवाल पूछा कि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ रही है तो इससे इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तब ग्लोबल फंड मैनेजर्स ने अपना एक फीडबैक दिया। उस फीडबैक के अकॉर्डिंग 45% ग्लोबल फंड मैनेजर्स का ये मानना है कि अगर ये यील्ड
2% के आसपास चले जाए तो मार्केट में हमें 10% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं 15% जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स हैं उनका ये मानना है कि अगर ये यील्ड 1.75% से ऊपर चली जाती है तब मार्केट में 10% का करेक्शन दिख सकता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर दोनों फीडबैक को हम ऐड करें तो अप्रॉक्स 60% ग्लोबल फंड मैनेजर्स ये मानते हैं कि यूएस सिक्योरिटी बॉन्ड का जो यील्ड है अगर वो 1.75% से लेकर 2% के बीच में रहता है तो मार्केट में हमें 10% का करेक्शन दिख सकता है। और जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड 1.7% के आसपास चल रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर ये ग्लोबल फंड मैनेजर्स कौन होते हैं। दोस्तों, ग्लोबल फंड मैनेजर्स को आसान शब्दों में कहा जाए तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि मेनली इक्विटी और डेब्ट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड का यील्ड ज्यादा हो जाता है तो इक्विटी से पैसा निकाल के डेब्ट में डाल देते हैं और यही प्रॉब्लम अभी हमें देखने को मिल सकता है। अगर बॉन्ड यील्ड इसी तरीके से बढ़ती रहे तो ग्लोबल फंड मैनेजर्स का ये मानना है क्या कि मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स अपना पैसा इक्विटी से निकाल करके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में डाल देंगे जिससे कि मार्केट में करेक्शन आराम से देखा जा सकता है। जहां तक स्टॉक होल्डिंग की बात है दोस्तों, तो अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप कोई भी कीमत पे कहीं से भी एग्जिट ना करें, अपने पोर्टफोलियोज के साथ में कोई भी छेड़खानी ना करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप अपना 10 to 20% इन्वेस्टमेंट आने वाले डिप्स में भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ और नीचे के लेवल्स को छूने का, तो अभी आप 10% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मार्केट जब 47,000 के आसपास आए तो उस समय भी अपना आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। साथ में एक बात आपको और ध्यान देने की दोस्तों कि रिसेंट डेज में हमारे यहाँ कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर के मार्केट में अभी थोड़ी सी सुगबुगाहट भी है, इसलिए थोड़े दिन के लिए अभी थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। लेकिन आपसे बस एक ही गुजारिश है कि अपने क्वालिटी स्टॉक से बाहर बिल्कुल ना आए और टाइम टू टाइम थोड़े से डिप पे आप अपना 10 to 20% का इन्वेस्टमेंट जरूर करें। जहां तक गोल्ड की बात है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताई है कि गोल्ड में आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% ही इन्वेस्टेड होना चाहिए और अभी गोल्ड काफी अच्छा बाई जोन में है और आपको अपने उस 10 से 15% का जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में आप करना चाहते हैं उसका एटलीस्ट 50% इन्वेस्टमेंट अभी तक आपको कर देना चाहिए गोल्ड में, क्योंकि दोस्तों गोल्ड के केस में मुझे कोई भी डाउनसाइड अब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं क्या कि गोल्ड में मेरे हिसाब से डाउन साइड कैपिंग हो चुकी है और बहुत ही कम फैक्टर्स है जिसके कारण गोल्ड और भी नीचे जा सकता है। लेकिन हाँ, वहीं पे गोल्ड के आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस है। जहां तक म्यूचुअल फंड्स की बात है दोस्तों, तो लमसम में मैं आपको कोई भी अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे सकता हूं क्योंकि अभी मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है जहां पे आपको बाई करना चाहिए, तो मेरी सलाह बस एक यही रहेगी कि आप भी अपना 10 to 20% का इन्वेस्टमेंट लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में करें और इससे आगे बिल्कुल ना करें। और ये इन्वेस्टमेंट आप मोस्टली ऐसे फंड्स में करें जिनका एक्सपोजर लार्ज कैप में सबसे ज्यादा हो। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो 47,000 के आसपास में आपको अपना 30 से 35% का इन्वेस्टमेंट लमसम के थ्रू अच्छे म्यूचुअल फंड्स में जिनका एक्सपोजर लार्ज कैप में हो उसमें करना चाहिए। जहां तक एसआईपी की बात है दोस्तों, तो आप अपने एसआईपी को बिना रुके बिना थके कंटिन्यू करें। अगर आपको नई एसआईपी शुरू करनी है तो इस फेज में भी आप अपने नए एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। एसआईपी के साथ कभी भी कोई भी छेड़खानी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और नया एसआईपी खोलने से भी आप बिल्कुल भी ना डरे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।